मोदी सरकार ने जो सोशल मीडिया और ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल वेब पोर्टल्स, न्यूज़ पोर्टल्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है। उनके मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अश्लीलता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया को 3 टियर कंप्लेंट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा। भारत में रहने वाला कंप्लायंस अफसर नियुक्त करना पड़ेगा, नोडल अफसर भी नियुक्त करना पड़ेगा और किसी की पोस्ट को हटाने से पहले उस व्यक्ति को उसका कारण भी बताना होगा। डिजिटल न्यूज वेबसाइट को भी प्रेस काउंसिल की तर्ज पर एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ये सब वो दिशा निर्देश हैं जिनका पालन किसी भी सूरत में होना ही चाहिए, लेकिन गाइडलाइंस के कुछ हिस्से विवाद का कारण बन गए हैं क्योंकि इन बातों से सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइंस निकाली हैं वो तो अभिव्यक्ति की आजादी को रेगुलेट ही नहीं कर रहे बल्कि उस पर अच्छी खासी नकेल कस रहे हैं। सरकार जैसे कि खुद अभिव्यक्ति की आजादी पर नकेल कसने की रस्सी जो है वो अपने हाथों में उसकी डोर रखना चाहती है। सरकार ने कहा कि शरारत भरी ट्वीट या व्हाट्सएप मैसेज कहां से शुरू हुआ, यह अब इंटरमीडिएरी यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसकी जानकारी देनी होगी। यानी उस शरारती या भड़काऊ मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन था यह बताना पड़ेगा। तो गलती फर्स्ट ओरिजिनेटर की होगी, भले ही उसको किसी और ने फॉरवर्ड किया हो। खैर, इसका मतलब यह भी हुआ कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कॉम्प्रोमाइज होगा। क्या हमारे आपके व्हाट्सएप मैसेज अब सरकार देख पढ़ सकेगी? प्राइवेसी लॉ का क्या होगा? इस गाइडलाइंस के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए एक सरकारी समिति बनाने का भी फैसला किया जिसमें रक्षा, विदेश, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, आईटी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़े नुमाइंदे भी होंगे जो कोड ऑफ एथिक्स के मामलों में कंटेंट की जांच करेंगे। इनके पास सुओ मोटो अधिकार होंगे, ये अपने तौर पर जो है जांच का फैसला ले सकते हैं और उस कंटेंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार सोशल मीडिया पर निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहती है? क्या सरकार पूरी तरह से और अच्छे से बिग ब्रदर के रोल में आना चाहती है? क्योंकि पिछले सालों में टीवी न्यूज चैनलों ने सरकार की ढपली बजाई, गोदी मीडिया ने, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे तमाम चैनल और वेबसाइट्स ने उनमें से कई ने, ज्यादातर ने दूसरी आवाजों को भी तरजीह दी, बल्कि सरकार के खिलाफ गुस्से की आवाज भी वो मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने, वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल्स, वो एंटी सीए आंदोलन हो या फिर मौजूदा किसान आंदोलन। क्या सोशल मीडिया से सरकार डर गई? जो सरकार सोशल मीडिया पर अपनी पॉपुलैरिटी पर सवार होकर 2014 में सत्ता में आई थी, क्या वो सरकार अब सोशल मीडिया से डर गई है? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बार बार 26 जनवरी की हिंसा का जिक्र किया और उस बहाने ट्विटर पर भी हमला बोला कि उसकी दोगली नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा की मुखालफत करे और भारत में हिंसा फैलाने वालों को वो एक जरिया दे, माध्यम दे। तो क्या एक टूलकिट ने सरकार को डरा दिया है? इन गाइडलाइंस को लेकर मैंने आज वरिष्ठ पत्रकार और जन मीडिया के संपादक अनिल चमड़िया जी से और आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया हेड और इंडिया सोशल जैसी पॉपुलर किताब के लेखक अंकित लाल से बात की। आपको मैं वो बातचीत दिखाऊंगा, पर उससे पहले मेरा आज का सवाल, क्या सोशल मीडिया पर सरकार निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहती है अपने हाथों में लेकर? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मेरे मेहमानों का तो जवाब हां है, आप खुद सुनिए और देखिए। मेरा सबसे पहला सवाल अंकित आपसे, आप एक पार्टी में सोशल मीडिया हैंडल कर चुके हैं। कल जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो मैकेनिज्म की बात की गई है, तो पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि गाइडलाइंस सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग नहीं, सरकार ने 4 विभिन्न चीजों को मिक्स करने की कोशिश करी है। एक है इंडिविजुअल्स को, दूसरा है प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर या गूगल, तीसरा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और चौथा है इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया वेबसाइट्स एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से न्यूज डिसमिट करता है। इसमें जो दोनों मिनिस्टर बैठे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें करी इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को लेके, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को लेके, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को लेके, और अकाउंटेबिलिटी उन्होंने डाल दी सारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर।
वर्तमान में जो परिस्थिति है, जो पिछले 5-6 साल में चीजें हुई हैं, उससे लोगों का भरोसा नहीं है कि जो सरकार ये रेगुलेशंस ला रही है उसका एक्चुअल इंटेंट क्या है, उनके पीछे क्या सोच है उनकी। समस्या यह है कि चाहे अभी हाल में दिशा रवि का केस हुआ या किसानों के साथ जो हो रहा है, उन सभी चीजों में सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल रहा। इंटरमीडिएटरीज ने उसमें कई, ट्विटर ने सीधे सीधे एक्शन लेने से मना करा सरकार को कि नहीं, हम एक्शन इस तरह से नहीं ले सकते बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विरुद्ध है। तो शायद से सरकार अब ये गाइडलाइंस 2018 में डिस्कशन के बाद से तैयार रखी थी, अचानक से इनको लाने की जरूरत क्या पड़ गई, ऐसा क्या हुआ अचानक? और इसमें तो यही लगता है कि बिल्कुल किसान आंदोलन के कारण अंकित सरकार अंकित थोड़ी सी पछलाई है। जी, मैं यही बात जो अनिल जी से, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि 3 साल से तो सरकार कहती आ रही हो, हम सुनते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं नकेल कसना है, सोशल मीडिया जो है हाथ से निकलता जा रहा है। और ऑब्वियसली क्योंकि एक नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू हो चुकी थी, वो सोशल मीडिया जिस पर सवार होकर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, उस सोशल मीडिया को भुनाकर कहीं ना कहीं जब वो 19 तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक कुछ और राग भी अलाप रहा होता है, केवल उनकी राग की बात नहीं कर रहा होता। अनिल जी, मैं आपसे यहां पर ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये मौका ये चुना गया और इसमें कहा गया कि साहब हम सोशल मीडिया को उस तरह से नहीं बिहेव करने देंगे जैसे कि लाल किला के एपिसोड में हुआ। तो ये 3 साल में क्या बदल गया अचानक कि 3 साल तक बात करती रहती है सरकार और अचानक जो है 26 जनवरी के जो कहा जा रहा है कि हिंसा हुई, उसके बाद सरकार को लगा कि नहीं, अब समय आ गया कि नकेल कसने का। देखिए, पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी में ये बहुत ही मायने रखता है कि आप किस समय क्या नियम बना रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। नंबर 2 बात कि किसी भी नियम और किसी भी कानून के पीछे नीयत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बात। इसकी पड़ताल, नीयत की पड़ताल डेमोक्रेसी में हमारे पास जो मैकेनिज्म है, यानी हमारे पास का मतलब आम लोगों के पास, वो यही है कि सरकार का बिहेवियर क्या रहा है और सरकार जिस समय ला रही है उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो पृष्ठभूमि में है, आखिर में वो क्या है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता हूं, मैं केवल जो कल गाइडलाइंस जारी की गई, रूल्स, और उसके पीछे लाने के पीछे जो कारण बताए गए हैं उनको मैं केवल बता देना चाहता हूं आपके सामने। और वो ये है कि वो बता रहे हैं कि 11 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप एंड गैंग रेप की तस्वीरों, वीडियो तथा साइट को खत्म करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कहा। आप ये देखिए, एक विषय पोर्नोग्राफी, चाइल्ड रेप, महिलाओं के सवाल, ये सारे बस एक ही सब्जेक्ट इसमें है। फिर उसके बाद जो बताया गया है कि हम क्यों ये ला रहे हैं, उसमें ये बताया गया है कि 26 जुलाई 2018 को राज्यसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था 2018 में, यानी कि आज हम 2.5 साल के बाद ये बात कर रहे हैं। फिर ये कहा गया कि 3 फरवरी 2020 को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता में राज्यसभा ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी किस बात के लिए बनाई थी? वो बनाई थी कि जो बच्चों पर जो पोर्नोग्राफी का जो वाले केसेस को टैकल करने उसके लिए जी। अब आप सोचिए कि पोर्नोग्राफी के नाम पर, चाइल्ड राइट्स के एब्यूजेस के नाम पर आप पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म को, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबको इसके घेरे में ले रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप साइटेशन क्या दे रहे हैं, आप उदाहरण क्या दे रहे हैं, 2.5 साल 3 साल पुराने, आप जैसे नहीं पुलिस की हिस्ट्री में आता है कि ये साहब एक समय में ये थे और एक समय में ये बात थी, इस टाइप से ये इसमें एक वकील का दिमाग लगा हुआ है, पॉलिटिशियन का दिमाग नहीं लगा हुआ है। डेमोक्रेसी देखिए वकील नहीं चला सकता है, डेमोक्रेसी को पॉलिटिशियन चलाएगा। और एक वकील के दिमाग से यदि तैयार कोई कानून का मतलब लोकतंत्र को ध्यान में न रख के बनाया जाने वाला नियम अगर बनेगा, तो वो हमेशा आप समझें कि डेमोक्रेसी के विस्तार के लिए नहीं होगा,
डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन के लिए नहीं होगा। और अनिल जी, मुझे लगता है कि अभी जो ये दिखाया गया है, जो दिया गया है गाइडलाइन, वो इसकी नीयत पर सवाल खड़े कर, नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बात अंकित आप भी बता रहे हैं और ये अनिल भी बता रहे हैं। एक तो ये जो बात कही गई पोर्नोग्राफी की और एक अश्लीलता की, जो कि शायद सोशल मीडिया पे है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसको लेकर अगर हम न्यूज मीडिया की बात करें तो हम लोग न्यूज के फील्ड में जब रेप की भी खबर दिखाते हैं तो उसमें रेप विक्टिम का चेहरा ना जाहिर करते हैं ना नाम जाहिर करते हैं, जो एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं। तो क्या पोर्नोग्राफी की आड़ में लेकर और दूसरे अंकुश लगाने की, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की बात हो रही? क्योंकि यहां पर केवल पोर्नोग्राफी वाली बात नहीं, बात यह कि जहर फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग कौन है, कम्युनल नफरत फैलाने वाले हम देखते आ रहे हैं कौन कौन लोग हैं। सोशल मीडिया पर पहले लिंचिंग होती है, उसके बाद जो है फिर सड़कों पर फिजिकल लिंचिंग हुई है, इस तरह की भी वारदातें हुई हैं सोशल मीडिया पे फैलाए गए। ये कौन लोग थे, ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुए? उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा पॉलिटिकल रैलियों में उनका स्वागत होता है, मालाएं भी पहनाई जाती हैं, लेकिन ये तब कुछ नकेल नहीं लगता है। आज हम बात कर रहे हैं पोर्नोग्राफी को आगे करके, अश्लीलता को आगे करके, हम कहीं ना कहीं क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है? प्रभात, अगर एक लाइन में कहूं, जी जी बस जी, केवल एक बात में, जैसे नोटबंदी जब की गई थी जी, तो नोटबंदी कहते समय क्या क्या जोड़ दिया गया था? ब्लैक मनी, करप्शन, जाली नोट, आतंकवाद और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता और सुरक्षा, ये सारी चीजों को उस नोटबंदी से जोड़ दिया। और यहाँ पे भी जोड़ा गया, मैं आता हूं उस पे, यहाँ पे भी इन सब विषय कैसे जोड़ा गया। अंकित, हाँ, मैं आपसे जवाब, आप कुछ बोल रहे थे जी। जी देखिए, बहुत साफ बात है कि देश की जनता के एक बड़े हिस्से को अब सरकार पर भरोसा नहीं है कि सरकार इस तरह के कदम जो उठा रही है। वर्तमान में भी जो लॉज हैं, सीआरपीसी और आईपीसी के अंतर्गत जो रूल्स हैं, उनमें इतने प्रावधान है कि किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी हेट फैलाने वाले व्यक्ति को, किसी भी कम्युनल राइट करने वाले व्यक्ति को आराम से, किसी भी महिला को रेप थ्रेट देने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है। बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में उन रूल्स को प्रयोग ना करके एक नए सेट ऑफ रूल्स को लाने का, जिसमें कि एक ही डंडे से चारों चीजों को, इंडिविजुअल्स को, प्लेटफॉर्म्स को, ओटीटी को, न्यूज वेबसाइट्स को, चारों को हाँकने की कोशिश की गई है। सरकार अपने एंड पे अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रही है, वो सारी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर करना चाह रही है प्लेटफॉर्म्स के एंड पे। प्लेटफॉर्म्स को बोल रही है कि आप एआई इंजन बनाइए। भारत में 200 से ऊपर मेजर भाषाएं हैं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म छोड़िए, आज तक बड़ी से बड़ी गूगल, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग भारतीय भाषा को समझ नहीं पाएंगे। अब हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि भारतीय भाषाओं को समझ के उस पे एक्शन लें, वो बड़ा ही हास्यास्पद है ये। क्योंकि यहाँ पर अनिल जी, मैं आप पे आता हूँ, यहाँ पर भी जो आप बात कर रहे थे कि किस तरह से नोटबंदी जारी की ऐलान हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारे जो है मुद्दे जोड़ दिए गए, आतंकवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक सब जोड़ दिया गया। वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि साहब नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है और यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, और इसके लिए अब आपको 3 टियर मैकेनिज्म होगा और एक कमेटी और बनाई जाएगी जो सरकारी कमेटी है, वो बाद फिर वो अप्रूव करेगी कि क्या कंटेंट सही है और क्या सही नहीं है और किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए, और ये सारे चीजें मुद्दे देखे जाएंगे। जो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, वो यही है जो अभी आप कह रहे हैं। सरकार क्या कह रही है? सरकार तो ये बहुत ही अच्छा है, लोगों ने अपने अपने यहाँ जो सेल्फ रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म है वो लोगों ने डेवलप कर रखा है या कर रहे हैं, खुद की सरकार भी ये स्वीकार कर रही है। लेकिन ये उसके लिए नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए नहीं है। ये असल में क्या है, ये जो कल विज्ञप्ति जारी की गई उसका एक हिस्सा मैं पढ़ के सुनाता हूं। निगरानी तंत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक निरीक्षण तंत्र विकसित करेगा। यह आचार संहिताओं सहित स्वनियमित संस्थाओं के लिए एक चार्टर का प्रकाशन करेगा, यानी जो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो वही पब्लिश करेगा, ठीक है, और उसको मॉनिटर भी करेगा। यह शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर विभागीय समिति का, इंटरनल डिपार्टमेंटल जो कमिटी है वो भी एक गठित करेगा। ये आप समझिए कि ये जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इसमें निगरानी तंत्र का जो पूरा ढांचा है
अल्टीमेटली सरकार के नियंत्रण में जाएगा। एक बात और भी आपको मैं बताऊं, एक और हिस्सा है इस पूरे विज्ञप्ति का, उसमें क्या कह रहा है, चूंकि मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित है, इसीलिए सावधानी से फैसला किया गया है कि डिजिटल मीडिया और OTT व इंटरनेट पर आने वाले अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों की देखरेख सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाएगी। आप ये समझ लीजिए। अब ये रचनात्मक जो डिफाइन होगा, वो कौन करेगा? रचनात्मक को डिफाइन बाबू बैठ के करेगा। नहीं, उसमें लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है जॉइंट सेक्रेटरी और या अबव उसके वो तय करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि देश में जितने भी कॉम्युनल हमले हुए हैं, कॉम्युनल अटैक हुए हैं हाल के वर्षों में, आप पूरी विज्ञप्ति में कॉम्युनल अटैक की बात एक शब्द नहीं देखेंगे, कॉम्युनलिज्म के एक शब्द भी आप नहीं देखेंगे। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या कर रहे हैं। तो सवाल उठता है आपको मैं इसमें और भी समझनी पड़ेगी प्रभास सर कि ये जो कल गाइडलाइंस आई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये उसका उल्लंघन है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 69A, 79 और 66 तो खारिज कर दिया था, 66 से खारिज कर दिया था। बाकी में भी उन्होंने बोला था कि भाई गवर्नमेंट के डायरेक्ट इंटरफेरेंस से मनाही करी गई थी। अब सरकार इस रूल के माध्यम से उस 2015 में जो फैसला है दो जजों की बेंच का, उसको एक तरह से खारिज कर रही है, उसके अगेंस्ट जा रही है। अब वापस जब एक कोर्ट में चैलेंज होगा, अगर श्रेया खुद आती है सामने चैलेंज करने, या जो भी आता है, जो भी लोग जाएंगे कोर्ट में, तो वहां पे ये बात उठेगी कि सरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का निरादर कर रही है। तो ये जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा, इसको तो ये पूरा जिम्मेदारी दी जाएगी, हक दिया जाएगा कि ये कंटेंट को ब्लॉक कर सके। अगर ये ब्लॉक नहीं भी कर पाएगा तो ये दबाव बनाएगा। बेशक बड़ी साफ सी बात लग रहा है कि कौन कंप्लेंट्स आती है किसी व्यूअर की और किस व्यूअर की आ रही है। आपने देखा कि अब हर दूसरा जो वेब सीरीज है उसको लेकर कोई ना कोई सवाल उठाए ले जा रहे हैं। बात केवल तांडव की नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे वेब सीरीज आए हैं जिन पर लैला भी आया था, वो जो वेब सीरीज, उसको लेकर सवाल उठे, और भी बीच में जो है वेब सीरीज पे सवाल उठ रहे हैं। तो अब तो ये लग रहा है कि क्रिएटिविटी का, वेब सीरीज से क्रिएटिविटी को खत्म करने की वो है। न्यूज से आप ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज बहुत चल रही है। फेक न्यूज चला कौन रहा है? फेक न्यूज को हवा कौन दे रहा है? एनकरेज कौन कर रहा है? ये पूरी इंडस्ट्री कैसे सेटअप हुई? ये बहाना बना रहे हैं फेक न्यूज का, और लेकिन दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की या उसको दबाने की कोशिश है। अनिल जी, मैं ये कह रहा था कि प्रभात एक बात गौर करें आप, भारत किसानों का देश है, भारत गांवों का देश है, सब कुछ हम रखते आ रहे हैं, और भारत का जो डेमोक्रेसी है, जिसको दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उस किसान के लिए और उस किसानी के लिए कानून आप कब ला रहे हैं? जब पूरा देश तालाबंदी में है, लॉकडाउन में है, एक बड़ी चुनौती ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने खड़ी है, और आप उस समय इस तरह के ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। आप ये सोचिए कि देवता है हमारा, अन्न का देवता है, एक तरफ आप कहेंगे मुंह में राम बगल में छुरी जैसी कहावत यहां पर हमको दिखाई देती है। आपकी चिंता क्या है? आप चिंता देखिए क्या है। एक लाइन और की मैं बता रहा हूं विज्ञप्ति में क्या दी गई है। कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदता को अनैतिक तरीके से निपटाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग व्यापार जगत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ये लाइन है इस विज्ञप्ति की। तो आप समझ सकते हैं कि चिंता हमारी क्या है। आप किसान जो आंदोलन है, आप ये बताएं कि क्यों हमारे दुनिया भर के जो और प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भारत के बारे में जो तस्वीर दे रहे हैं, वो लोगों को ज्यादा भरोसेमंद लगती है। ये तो बड़ा सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं कि आपने भरोसा खोया है। आपने का मतलब यहाँ की मीडिया कंपनियों ने भरोसा खोया है, यहाँ की जो सरकार है उसने भरोसा खोया। आपको तो भरोसा जीतना है ना, कि आप उनको कटघरे में खड़ा और आप उनकी आजादी पर अंकुश लगाएंगे। आप ये चाहते हैं कि हम जी
इसमें अंकित दो से महत्वपूर्ण ये चीजें हैं जो चीज अनिल सर कह रहे हैं, उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, आप लोगों ने 74 के बीच का काल जिया है, हम लोगों ने नहीं जिया। हमारी जनरेशन उस बारे में उतना पढ़ा और लाइव एक्सपीरियंस नहीं है। पर आज जो हो रहा है शायद वो इमरजेंसी जैसा ही है। अब ये समझिए, एक समय जाने भी दो यारो जैसी फिल्म में महाभारत का एक सीन फिल्माकर वो एक बहुत ही नाट्य रूपांतरण हो गया। आज की डेट में अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे, उसको सड़कों पर उतार कर कोर्ट में ले आकर लिंच कर क्या क्या नहीं किया जाएगा, उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा कि हमारे वेदों पुराणों के विरुद्ध क्या क्या नहीं कर दिया। दूसरी बात, इस समय सरकार छोटे छोटे यूट्यूब चैनल से बहुत ज्यादा डरी हुई है। आप एक चैनल चला रहे हैं, आपके 1,00,000-1.5 लाख सब्सक्राइबर है, आपकी जैसे और कई सीनियर पत्रकार हैं जिन्होंने की मेन स्ट्रीम पत्रकारिता छोड़कर आज के डेट में 10-10, 20-20 लाख लोगों के चैनल बना लिए यूट्यूब पर, और वहां पे वो जो न्यूज डालते हैं जो कि सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, उसको करोड़ों लोग देखते हैं, देश के विदेश के। सरकार को आज की डेट में ये लगने लगा है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया उनका गुणगान करने में लगा हुआ, उनकी आरती उतारने में लगा हुआ, उनको कल की अवतार और जाने क्या क्या घोषित करने में लगा हुआ है, यही चीज यूट्यूब भी करे, यही चीज फेसबुक पे भी हो। और अब ये चीज क्योंकि उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, उन्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढना है। एक चीज और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है इस गाइडलाइन में, जो है ट्रेसेबिलिटी की। जी, अब वो बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को ट्रेस करके कौन कंटेंट ओरिजिनेट किया, इसकी ट्रेसेबिलिटी पे बात हो। लेकिन जो फैला रहे हैं उनके बारे में कहीं बात नहीं कर रहा है ये गाइडलाइन। भाई, फैलाने वाले ज्यादा इजीली एविडेंट हैं। ये बात करें क्रिएटर की, क्या आप क्रिएटर को खोज के लाइए, आप प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी। नहीं, यहाँ पे एक उदाहरण मैं ये देता हूं। मान लीजिए कि अगर ये लागू होता है, ये ट्रेसेबिलिटी की बात, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का क्या होगा, आइडेंटिटी प्राइवेसी का क्या होगा, प्राइवेसी लॉ का क्या होगा, मशेलकर कमेटी ने जो बात कही प्राइवेसी डेटा की, उसका क्या होगा। दो फर्क को समझना चाहिए। जो इमरजेंसी की बात है ना, इमरजेंसी में स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल होता था, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस करने के लिए। लेकिन यहां पर केवल अब स्टेट मशीनरी नहीं रह गई है, यहां गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में आपने एक मोब खड़ा कर दिया है, एक भीड़ खड़ी कर दी है, उसका तंत्र विकसित कर दिया है। तो ये आप समझिए कि ये ज्यादा भयावह है, ये ज्यादा डराने वाला है, ये डेमोक्रेसी को असुरक्षित करने वाला है। नंबर एक, अरुण शौरी जी ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहा था। हाँ, तो मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि दरअसल दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन से। डिसेंट्रलाइजेशन क्या? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो मीडियम्स हैं उनसे सरकारें घबराती हैं। उनसे जो वह लोग जो कि डोमिनेंस की राजनीति करते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सोशल मीडिया ने एक काम किया है कि आपकी जो कोशिश थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हम अपने प्रभाव में ले लेंगे, कई तरह से प्रभाव में ले लेंगे, आपने ले लिया साहब, आपने ले लिया। और एक तरह से आप समझिए कि आपने 10-20 मीडिया कंपनियों को आपको डील करना है। लेकिन अभी लाखों की संख्या में इंडिविजुअल से लेके और जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने लाखों की संख्या में एक अपना मीडियम खड़ा कर लिया है। ये सरकार के सामने और राजनीति के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है। आप सोचिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। 1857 में 1857 में हमारे देश में 475 न्यूज़पेपर थे हमारे देश में। आज आप बताइए कि 10 से 12-15 कंपनियों के अखबार जो हैं वही आपको उससे डील करना है आपको। और हम जो कहते हैं कि वो विज्ञापनों में देश पूरा गरीब हो रहा है, लोग गरीब हो रहे हैं, लेकिन मीडिया कंपनियों का आप देखिए कि जो प्रॉफिट की जो मार्जिन है वो कितनी बढ़ी है और बढ़ रही है लगातार। तो आप उसको उसके साथ डील कर लेते। अब सवाल ये जी एक और सवाल यहाँ पे उठता है जो कि उनके गाइडलाइंस का ही हिस्सा है कि द रूल्स जो है दैट बार सोशल मीडिया कंटेंट दैट इज डिफेमेटरी, दैट इज लाइबलस, racist, harmful to minors, threatens the unity, integrity, defense, security। अब सवाल यह है कि डिफेमेटरी क्या कहा जाएगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, लाइबलस की परिभाषा क्या होगी। मैं समझ में आ सकता है कि हार्मफुल टू माइनर्स क्या है, थ्रेटन्स द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अब ये तो वैसे भी विवाद का विषय बना हुआ है कि
गद्दार कौन है, सेडिशन लॉ क्या है, देशभक्ति क्या है, इसी पर ही चर्चा चल रही है, विवाद चल रहा है। लेकिन यानी कि ये नए कानून जो गाइडलाइंस जो बनाए जा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक वो कंट्रोवर्शियल रियल में उस घेरे में डाल दिया गया है कि अब ये और आप पर लाद दिए जाएंगे और आपको सेडिशन लॉ वैसे ही बरकरार रहेगा। इसलिए दिशा रवि जैसे मामले और टूल किट जैसे मामले आते रहेंगे और हम जो है उस पर कार्रवाई करते रहेंगे। बिल्कुल। आपने भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो तो आपने बना रखा है ना भाई एक मैकेनिज्म, उसकी आप एरिया को एक्सपेंड कीजिए, उसको मैंडेट दीजिए कि ये इस तरह की। अभी मुंबई हाई कोर्ट का एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो पूरा मीडिया ने यहाँ पर किया देश भर में, उस पर लेकर PIL दायर हुआ मुंबई हाई कोर्ट में और उस पर एक अहम फैसला आया है। मैं समझता हूं कि उस फैसले को आप देखिए, उसमें वो क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह के मैकेनिज्म की बात की जा रही है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो भी चीजें अभी सरकार कर रही है ये डरावनी है बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल्स के लिए भी। सो प्लेटफॉर्म्स को, इंटरमीडिएटरीज को, स्मॉल न्यूज वेबसाइट्स को, उनको तो ये डराएगा ही। बट ये बात जहां कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को सिक्योर करने की, दुनिया भर में जब भी किसी सरकार ने लोगों पर नजर रखने की कोशिश करी है तो उसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं रहे। और इसका एग्जाम्पल चाहे 16वीं सदी से लेके और उससे पहले से भी लेके हिटलर से लेके मुसोलिनी से लेके आगे जहां भी देख लीजिए, ठीक है, जब भी सरकार ने लोगों को ट्रैक करने की कि भाई ये व्यक्ति क्या कर रहा है। अभी हाल में यूपी गवर्नमेंट ने एक रूल लाया कि भाई अगर आप कुछ भी पॉर्न सामग्री देख रहे हैं तो आपको आपकी ट्रैकिंग की जाएगी, उसके बाद आपको जेल भेजा जाएगा। उस ट्रैकिंग में और क्या क्या साथ ट्रैक किया जा रहा है हमें तो नहीं पता। आज की डेट में इतनी ज्यादा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गई है सरकार के एंड पे कि लोगों को भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि जिस इंटेंट के साथ ये चीजें कही जा रही है उसी इंटेंट के साथ एग्जीक्यूट भी होंगी। और क्योंकि पिछले कई सालों में लगातार ऐसा रहेगा कि जो बोला जाता है कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। जैसे अनिल जी ने एग्जांपल दिया डिमोनेटाइजेशन का, उसमें मजेदार बात यह है कि पिछले सालों में हमने देखा कि जहर, नफरत, सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा वो ट्रेडिशनल मीडिया में, वो ब्रॉडकास्ट मीडिया में रहे हैं, जिसको हम आज उसके एक बड़े तबके को हम गोदी मीडिया भी कहते हैं। लेकिन उसको लेकर सरकार ने कभी भी इस तंत्र ने कभी भी चूं नहीं की, बल्कि एक चैनल है जो कि जिसने UPSC जिहाद करके अपना वो मुहिम चलाई, उसको भी कहा कि नहीं ठीक है। वो तो बाद में कोर्ट में केस गया, फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको आप विड्रॉ करिए, ये आप इस तरह का प्रोमो भी नहीं दिखा सकते हैं। सवाल ये है कि अनिल जी ने जैसे कहा कि प्रेस काउंसिल है, लेकिन प्रेस काउंसिल तो अनिल जी वो तो एक टूथलेस टाइगर, हमें भी पता है। NBA क्या कर रहा है ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में वो हमें पता है। सेल्फ रेगुलेशन के नाम पे दरअसल ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री ने भी कुछ नहीं किया है। आज भी उनका एजेंडा वही है जो 10 साल पहले था। तो और अभी तक जो सरकार की अगर माने कि हमने तो मीटिंग की लेकिन सेल्फ रेगुलेशन पर कोई नहीं मान रहा है, इसलिए हमको ये 3 टियर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा है, सबको एक ऑम्बुड्समैन टाइप के लोग होंगे और फिर सरकार को हम बताएं कि वेबसाइट कहाँ पे रजिस्टर हुई है, वो सारी डिटेल्स हमको दें, वो सब समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कोशिश हो रही है बताने की कि आप लोग खुद ही शायद इस चीज को रोकना नहीं चाहते, चाहे वो बाजार आप पर हावी है या जो कुछ भी है। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने का जो भी रोल रहा है, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रोल को पर हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। एक तो उसका जो कंपल्सन है कि जो जज होंगे, रिटायर्ड जज होंगे, वही हेड करेंगे। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ही मुझे उचित नहीं लगती है कि ये कंपल्सन किया जाए कि कोई जज ही उसको हेड करेगा जो कॉलेजियम से चुन के आता है, और वही जो जज है वही हेड करेगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी। वही अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी अब पार्लियामेंट में अगर कोई कानून मंत्री बनेगा तो वो जज ही बनेगा, वकील ही बनेगा। ये तो मेरी बात डेमोक्रेसी में समझ में नहीं आती है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो मैं ये समझता हूं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रोल पर हमको बाकायदा बात करनी चाहिए, और उसको कैसे हम ज्यादा जर्नलिस्ट फ्रेंडली बनाएं, जर्नलिस्टों की कैसे भागीदारी उसमें हो। जर्नलिस्ट का जब मैं मतलब कह रहा हूं तो आज वो मतलब
और ज्यादा व्यापक हुआ है। सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो उसमें शामिल हैं, वो जो यूट्यूबर्स हैं वो उसमें शामिल हैं। उनको कैसे हम इस प्रेस काउंसिल के पूरे दायरे में उनकी भागीदारी हो, इस पर हम बात करें। मुझे लगता है कि इस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूँ। जर्नलिज्म का एक जो दौर आ गया है, उससे समस्या है सरकार को, वो दिख रहा है इससे बहुत एविडेंटली। तो सॉरी जी, मैं ये जानना चाहता था कि आखिरी सवाल, और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि डिबेट को खत्म करें, कि क्या आपको लगता है जो भी गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद इन गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में कंटेस्ट किया जाएगा? बिल्कुल, निहायत ही जरूरी है और होगा भी। अलग अलग संगठन अपने अपने तरीके से सबसे पहले तो इस गाइडलाइन को पढ़ के और डिटेल में समझने की कोशिश करें, बिकॉज 27-28 पेज की गाइडलाइन है। तो सभी लोग, जो भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे लीगल लोग हैं जिनसे मैं भी टच में हूँ, और जैसा कि मैंने पहले भी डिबेट में कहा कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ये गाइडलाइन उनका सीधा सीधा उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज तो होगा ही होगा। और श्रेया सिंघल वाले केस में जो जजमेंट आई, उसमें टोटल 22 पिटिशंस थी जिनको कंबाइन करके ये डिसीजन आया था 2015 में। तो चैलेंज तो होना ही होना है। अनिल जी, आप मैं प्रभात जरूर कहूंगा कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप चैलेंज करें, लेकिन लोगों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है। उसने ये बहुत मुश्किल से हासिल की है। पिछले 250-300 सालों में संघर्ष के बाद ये उसको अधिकार मिला है, और उस पर अगर कोई हमले की कोशिश होती है, उसको खत्म करने की कोशिश होती है, तो उसको तो अपने स्तर पर जरूर इस बात को समझना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है, अगर उसके पास ये जो अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, अगर वो नहीं बचता है, तो आने वाली पीढ़ी किस तरह से गूंगी और किस तरह से ऋणहीन हो जाएगी, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस पर मीटिंग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। क्या आपको लगता है नई गाइडलाइंस के बाद टूलकिट का कल्चर खत्म हो जाएगा, या वो दौर? टूलकिट हमेशा से रही है, चाहे वो महात्मा गांधी एक बुकलेट निकालते तो वो भी एक टूलकिट ही थी। तो टूलकिट का कल्चर कभी खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज सभी लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अगर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह की रोक कैसे हो सकती है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो नहीं हो सकती। अगर हम नॉर्थ कोरिया हो जाए तो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका, और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और मैं यही चाहूंगा कि अब इसमें भी अगर कुछ फीडबैक सरकार कुछ लेती है लोगों से, और अभी भी शायद और कोर्ट में केस को अगर कंटेस्ट किया जाता है तो उसका तो खैर कोर्ट की वहां पर प्रोसीडिंग से ही पता लगेगा आगे। लेकिन ये है कि एक डिबेट जरूर एक खड़ा हो गया है, जो कुछ भी इससे हुआ, और डिबेट जो है अभिव्यक्ति की आजादी के इर्द गिर्द ही खड़ा हो रहा है। और एक नया, एक सरकार की तरफ से भी एक टूल किट आ गया है जिसके बारे में अब पूरा देश जो है वो चर्चा कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या सोशल मीडिया पर सरकार निगरानी तंत्र मजबूत करना चाहती है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।